बच्चों इस क्लास में हम बहुत सारी मशीनरियां परचेज करेंगे और बहुत सारी सेल्स भी करेंगे और सबके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। अभी तक आपने जैसे फर्स्ट 3 वीडियो में पढ़ा, किसी के अंदर क्या था आपका कि आपने एक मशीनरी खरीदी और सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात आ रही थी। फिर सेकंड क्वेश्चन जब किया कि हमने मशीनरी खरीदी तो सही एक, लेकिन उसकी सेल की बात आ रही थी। फिर थर्ड मशीनरी के अंदर बहुत सारी परचेजेज आई। अब फोर्थ मशीनरी के अंदर बहुत सारी परचेजेज भी हैं, बहुत सारी सेल्स भी हैं और बहुत सारी के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। पहली बात, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ये वीडियो ना जो मैं समझाऊंगा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हर बच्चे के लिए स्टार्टिंग में मुश्किल होती है। इसलिए ना आप क्या करें, जो मैं आप वीडियो कर रहा हूं ना, ये वाली आप 2 बार ही देखेंगे। ये वीडियो को आप 2 बार ही देखेंगे, ये मेरे सजेशन पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप 2 बार ही देखेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद अगली जो वीडियो होगी ना, वो प्रैक्टिस लेक्चर होगा, जिसके अंदर फिर हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए। डेप्रिसिएशन चैप्टर को ना अगर हम शुरू से पकड़ गए ना, बाद में तो ये मुश्किल होता ही है, अगर हमने शुरू से पकड़ लिया ना इस चैप्टर को, तो फिर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। इसलिए ध्यान से जो मैंने बात बोली है, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर दोबारा भी देखेंगे और पूरा देखेंगे, बीच में से नहीं। मैंने आपको कहा है, आप परेशानी हो सकती है कि यार मुझे ज्यादा हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं, जो चीज समझ आ रही है उस पर एग्री तो कर ही सकते हो ना। फिर यही चीज दोबारा देखो और नोटिंग अपने पास करके रखना। जब फर्स्ट टाइम देख रहे होगे ना, तो आप नोटिंग करके रखना, सेकंड टाइम आपको परेशान नहीं करेगी चीजें। फिर जब ये हो जाएगा तो अगला प्रैक्टिस लेक्चर होगा, प्रैक्टिस लेक्चर में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। जब ये चीजें स्ट्रॉन्ग हो गई ना, जो अब इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस वीडियो में, तो अपने आप ही आपका चैप्टर ईजी हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, इसलिए ध्यान से जो चीज मैंने बोली है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना, और तभी इस चैप्टर को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद अपने आप ही आपके लिए चैप्टर ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आप इस बात से एग्री भी करेंगे और इस बात को फॉलो भी करेंगे। देखो बच्चों, अब हम कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारी बहुत सारी मशीनरीज परचेज है, बहुत सारी सेल्स भी हैं और बहुत सारी का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो मुझे हो सकता है कि यहां पे रब करके बाकी इधर भी करना पड़े। आप एक बार ना ये स्टेटमेंट नोट कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, हालांकि साथ साथ समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं रब करना पड़ सकता है। देखो बात को ध्यान से सुनो। 1/4/17 को ए लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी 90,000 रुपए की, और 6,000 उसके ऊपर खर्च कर दिया कैरेज पे और 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे। ये एक पहली मशीनरी थी। फिर 1/10/18 मतलब 1/4/17 के पूरे 1.5 साल बाद एक मशीनरी और खरीदी 50,000 की। फिर 1/10/18 के 3 महीने बाद मतलब 1/1/19 को कंपनी ने मशीनरी बेच दी। कौन सी? सोल्ड मशीनरी परचेज ऑन 1/4/17, जो यहां पे हमने खरीदी थी पहली मशीनरी, कितने में? 85,000 रुपए। और सेम डे एक और मशीनरी खरीद ली 40,000 रुपए में। मतलब कभी खरीद रहे हैं कभी बेच रहे हैं। अभी पूरा इसको बना के समझाऊंगा चार्ट। उसके बाद 1/10/19 को कंपनी ने मशीनरी फिर से परचेज करी है और 1/1/20 को कंपनी ने मशीनरी बेच दिया जिसको 1/10/18 को खरीदा था। हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहली बात, कब तक बनाना है? 31 मार्च 21 तक। 1/4/17 से 31 मार्च 21 तक 4 साल बन रहे हैं। 1/4/17 से 31 मार्च 21, ये हमारे 4 साल बन जाएंगे। अच्छा, और दूसरा कह रहा है बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। वैसे तो 31 मार्च रहते हैं, हो सकता है 31 दिसंबर भी बोल देता, क्या फर्क पड़ता है। और कंपनी 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाती है। साथ में मैंने लिखा एसएलएम पे, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अभी मैंने कोई और मेथड की बात ही नहीं करी, तो हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। जब मैं आऊंगा ना मेथड में तब कंपैरिजन कर लेंगे। फिलहाल मैंने वैसे लिख दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम आते हैं अपने काम पे। देखें, 4 साल है हमारे पास, 4 सालों की हमें अकाउंटिंग करनी है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, हमने जो मशीनरी खरीदी है, हम उसकी एक बार ये जो चार्ट बना रहा हूं मैं, इससे समझे। हमने पहली मशीनरी 1/4/17 को खरीदी है, हमें 31 मार्च 21 तक जाना है। जो 1/4/17 को मशीनरी खरीदी है, 90,000 प्लस 6,000 उसका खर्चा कैरेज का, 4,000 इंस्टॉलेशन का, मतलब 1 लाख की। मैं इसको M1 बोलता हूं। एक बार कितने की खरीदी है हमने? 1 लाख रुपए की। फिर 1/10/18 को एक और खरीदी है मैंने। 1/10/18 इस साल के अंदर आएगा, 18-19 के अंदर। तो 1/10/18 को जो खरीदी है उसको लेते हैं। ये हमने कितने की खरीदी है? मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया।
जो हमने परचेज की है हम उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। परचेज कब करी? अगली 1/10/18 को 50,000 रुपए की, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं M2 50,000 रुपीज। उसके बाद फिर यहां पे सेल की बात आ रही है, फिर दोबारा से 1/10/19 को परचेज किया 60,000 रुपए की थर्ड मशीनरी। 1/10/19 को M3 60,000 रुपए की। मतलब अभी मैं परचेज की बात करूं तो पहली 1/4/17 को, दूसरी 1/10/18 को, तीसरी 1/10/19 को हमने ये 3 मशीनरीज परचेज की हैं। फोकस इसी पे होना चाहिए अभी। उसके बाद बात करते हैं हम कोई जो सेल हुई है, कह रहा है 1/1/19 को हमने मशीनरी बेच दी, जो परचेज करी थी 1/4/17 को, जो 1/4/17 को परचेज करी थी उसको 1/1/19 को बेच दिया। मैंने परचेज को ऐसे अंडरलाइन किया, आप भी कर सकते हो बुक में, जब बुक का क्वेश्चन करोगे तो अंडरलाइन करो पहले परचेज को, ऐसे बना लो। फिर सेल की बात करते हैं। हमने सेल करी है 1/1/19 को, कंपनी ने सेल कर दी है। सेल वाले का किसी और तरीके से लिख लो, ऊपर कर दो उसको ऐसे, ताकि याद रखने के लिए। सिर्फ 1/1/19 को हमने मशीनरी बेची है। 1/1/19 हमारी कहां पे आएगी? यहां पे, यहां पे इस जगह पे 1/1/19, मतलब जो 1/4/17 को खरीदी थी उसका एंड यहां पे हो गया। ठीक है, मतलब यहीं तक चलेगी वो, एक पूरा साल और एक 9 महीने। आप चेक कर लो, यहां पे पूरा साल है, यहां पे 9 महीने हैं। उसके बाद अगली मशीनरी की बात करते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है कि ना, हाँ एक मशीनरी और भी कह रहा है कि हमने 1/1/19 को जो मशीनरी खरीदी थी ना, 1/1/17 को जो खरीदी थी 1/4/17 को, उसको हमने 1/1/19 को बेच दिया। और सेम डे हमने एक मशीनरी और भी खरीदी है, वो 1/1/19 को ही खरीद दिया। मतलब मुझे उसको भी यहां पे लिखना है बीच में, वो यहां पे लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये मशीनरी 3 हो गई, ये मशीनरी 4 हो गई और ये मशीनरी 2 हो गई। ये कितने में खरीदी हुई है हमारी? ये सेकंड वाली 40,000 रुपए में। बहुत ध्यान से समझना। तो इसकी अकाउंटिंग यही तक होगी, मतलब 1 साल प्लस 9 महीने की। उसके बाद फिर हमने कभी कौन सी बेची है, इसके बाद नेक्स्ट जो देखना है। तो कह रहा है कंपनी ने 1/1/20 को कंपनी ने मशीनरी बेच दिया, जिसको 1/10/18 को खरीदा गया था 40,000 रुपए में। मतलब कौन सी वाली? इस वाली मशीनरी को 1/10/18 को जो खरीदा था हमने उसको बेचा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें करनी है कि कहां तक जाती है ये कैलकुलेशन। तो मैंने इसको थोड़ा ना करेक्ट भी कर दिया है। जो हमने 1/10/18 खरीदी थी, उसके बाद 1/1/19 को, जिस दिन ये मशीनरी बेची थी ना M1, उसी दिन M3 खरीद ली थी 40,000 रुपए की। देखो सेम डे पे कह रहा है 1/1/19 को कंपनी ने मशीनरी बेची, जिसको 1/4/17 को खरीदा था, और सेम डे पे एक नई मशीनरी 40,000 की खरीद ली। उसके बाद 1/1/20 को, सॉरी 1/10/19 को कंपनी ने परचेज करी अनदर मशीनरी फॉर 60,000 रुपए, हमने ये लिख दिया। फिर कह रहा है 1/1/20 को, 1/1/20 कहां पे है? यहां पे 1/1/20 को क्या किया? कंपनी ने सेल कर दी मशीनरी परचेज ऑन 1/10/18। जो ये 1/10/18 को ये वाली खरीदी है ना, इसको यहां पे 1/1/20 को सेल कर दिया। कितने रुपए में? 40,000 रुपए में। ये वाली कितने में बेची थी हमने? 85,000 रुपए में। हमें इन चारों की अकाउंटिंग चलानी है एक ही अकाउंट के अंदर। अब आप चेक करके देखें, एक मशीनरी तो 1/4/17 से लेके 1/1/19 तक चल सकी, मतलब 1 साल प्लस 9 महीने। दूसरी मशीनरी 1/10/18 को खरीदी थी और 12 महीने प्लस 3 15 महीने सिर्फ रही हमारे पास। थर्ड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला, फोर्थ के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब इसकी अकाउंटिंग लास्ट तक होगी जहां तक हमें रिकॉर्ड बनाने हैं। तो हमें इन चारों की अकाउंटिंग करनी है। बात को समझे, आपको कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ना मेरे पास स्पेस की कमी है। फिर भी मैं मतलब अपनी समझ के लिए मुझे पता है कि मैंने ये मशीन 1 लाख की खरीदी है, ये 50 की खरीदी है, ये 40 की खरीदी है और ये 60 की खरीदी है। देखो लिखा हुआ है, पहली 1 लाख की है 90 प्लस 6 प्लस 4। दूसरी मैंने कितने की खरीदी है? 50,000 रुपए की 1/10/18 को। थर्ड खरीदी है हमने कितने की? थर्ड सॉरी ये वाली थी थर्ड, जो 1/1/19 को खरीदी थी 40,000 रुपए की। और फोर्थ खरीदी है मैंने 1/10/19 को कितने की? 60,000 रुपए की। तो ये 4 मशीनरीज खरीदी हैं, मुझे इन चारों की अकाउंटिंग करनी है। और ध्यान रखना है कि मेरा बीच में 31 मार्च आ रहा है, ये एक 31 मार्च आ रहा है ये, और एक 31 मार्च आ रहा है ये। मुझे देखना है किस किस साल कितनी कितनी मशीनरी मेरे पास पड़ी है। मैं क्या चाहता हूं
कि जो ये वाली है ना रब पेज, ये सारा का सारा मैं रब कर दूं और यहां से आपको क्वेश्चन को करके दिखाऊं यहां पे, ठीक है। लेकिन स्पेस की कमी को देखते हुए थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा आपको भी। देखो बच्चों, मैं आपको अब जो समझाऊंगा ना, इसको देखते हुए समझाऊंगा। आपने उसका स्क्रीनशॉट लेने का काम आपका है, चाहे बैक करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले, फोटो ले, नोट करें, वो आपके ऊपर है। अब मैं आपको यहां से करवा रहा हूं, मतलब क्यों? क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी, मुझे ये भी समझाना था साथ साथ, ठीक है। आप साथ साथ स्टेटमेंट पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो, हमने ना मशीनरी अकाउंट बनाना है, और आपको बता दूं ये आपके इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद से ही आपकी प्रैक्टिस सुधर सकती है, जो मैं आप समझा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारी मशीनरी परचेज करना, बहुत सारी का डेप्रिसिएशन लगाना, बहुत सारी को सेल करना, ये सभी इस क्वेश्चन में आ रहा है। मैंने जान के कॉम्प्लेक्स बनाया है ताकि आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो सके। तो इसीलिए आप मेरे को पहले थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जितनी चीज मुश्किल करवाऊंगा ना, आपके लिए बुक की आसान चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। इतने मुश्किल क्वेश्चन है नहीं जितना मैं आपको ये टिपिकल बना के करवा रहा हूं। ये बात आपने ध्यान में डाल लो, माइंड में डाल लो कि मैं इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 1/4/17 के दिन आप सिर्फ इस ईयर पे फोकस करें, 17-18 पे। इस साल में कोई और मशीनरी नहीं है, सिर्फ एक ही मशीनरी है जो 1 लाख की खरीदी थी। इसको देखिए यहां तक वाले को, फिर हम इस वाले पे जाएंगे, फिर इस वाले पे, फिर हम ईयर बाय ईयर देखते हैं। इस ईयर में कुछ नहीं है, एक ही मशीनरी है बस। तो 1/4/17 को टू बैंक, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं। मैंने 1 लाख बोला था, जैसे 90 + 6 + 4, 6,000 और 4,000 खर्चा था, तो मैं टोटल 1 लाख लिख रहा हूं। और 31 मार्च 18 के दिन इसका डेप्रिसिएशन लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। क्योंकि मैंने रेट बोला था 10% पर एनम है, तो 1 लाख का के ऊपर 10% मतलब 10,000 रुपए। तो 31 मार्च 18 के दिन बाय बैलेंस सीडी 90,000 रुपी। हमें क्योंकि 4 सालों का अकाउंट बनाना है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1/4/18 को मैं 1/4/18 को मेरा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कितना? 90,000 रुपी। अब दूसरे साल में हुआ क्या है, सिर्फ अपनी समझ को बढ़ाओ। ये मैंने बनाया है ना आपकी समझ बढ़ाने के लिए बनाया है। आप यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, M2 आ गई। M1 बिकी कब है? वो 1/1/19 को। अभी वो नहीं बिकी, अभी तो मैं 1 अक्टूबर पे पहुंचा हूं, और वो तो 1 जनवरी को बिकी है। अभी तो 3 महीने रहते हैं उसके। पहले मैं खरीदने की बात करता हूं। मैंने 50,000 रुपए की एक एसेट्स खरीदी, तो मैं लिखूंगा 1/10/18 को टू बैंक मशीनरी नंबर 2। कितने की खरीदी है मैंने? 50,000 रुपए की। लिख दिया मैंने। फिर मैं चलता गया चलता गया चलता गया, अरे चलता गया, यहां पे ब्रेक लग गई। क्योंकि चलते 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 यहां पे 1/1/19 को मेरी पहली वाली मशीनरी बिक गई। कितने में बिकी? 85 में। अब जब बिक रही है तो इतने महीने का डेप्रिसिएशन तो पहले लगाना पड़ेगा। अब इतने महीने कितने बने? ये 1/4/18 से लेके 1/1/19 तक आपके महीने बने 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जनवरी 19 को बाय डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। कौन सी मशीनरी का? मशीनरी नंबर फर्स्ट का। पूरे साल का जब 10,000 लग रहा है, तो 9 महीने का 10,000 का 9/12 कर दो, 7,500 रुपीज। कैसे आया? लिख देता हूं 1 लाख के ऊपर 10% इंटू 9/12, 7,500 रुपए। मतलब अब बात को समझे ध्यान से। जो एसेट्स के ऊपर यहां पे 10,000 कम हो गए, यहां पे 90 रह गए, यहां पे कम हुए कितने? 7,500। तो इसकी वैल्यू यहां पे कितनी है? 90 में से 75 घटाओ, इसकी वैल्यू है 82,500 रुपए। और बेच कितने में दिया? 85,000 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,500 रुपए का। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 1/1/19 के दिन ही बाय बैंक कितने रुपए में? 85,000 रुपए में। जबकि मुझे पता है 90 में से 7500 घटा दो तो 82,500 वैल्यू आती है, लेकिन मैंने बेचा है 85,000 रुपए में। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 1/10/18 के दिन ही, 1/10/18 नहीं, 1/1/19 के दिन ही 2SPL, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना? 2,500 रुपए। कैसे आया 2,500 रुपए? मशीनरी 90,000 रुपए की थी, 7,500 डेप्रिसिएशन घटाया तो 82,500 आया। और
85,000 में से 82,500 मैंने घटा दिया, इसको हटा के ये लिख देता हूं सीधा। 85,000 में से 82,500 घटाया तो 2,500 रुपए क्या आ गया, मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। देखो मैं यहां से चला था तो 90 से चला था, चलते 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 50,000 की मशीनरी खरीदी, वो आ गई। फिर मैं यहां पे थोड़ा सा और चला, पुरानी बेची तो 2,500 का फायदा हो गया, बाय बैंक लिखा, उसका डेप्रिसिएशन लगाया 9 मंथ का, उसका प्रॉफिट निकाला। अब मैं आ गया ईयर एंड पे, 31 मार्च पे। मुझे बताएं, सोचें, बहुत ध्यान से सोचें। यहां पे जैसे ही मैंने एसेट्स को बेचा, ये तो खत्म, इसकी तो अकाउंटिंग हो गई। अब तो मेरे पास ये मशीनरी पड़ी है, लेकिन सेम डे पे एक मशीनरी और खरीदी है 40,000 रुपए की। 1/1/19 के दिन जैसे ही पहले कोई मशीनरी बेची, कुछ पैसे आ गए, तो एक मशीनरी और खरीद ली 40,000 रुपए की, मशीनरी नंबर 3 टू बैंक। कितने रुपए की है? 40,000 रुपए की। 1/1/19 को है ये, ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और आंसर आप मुझे दें, आपकी ईयर एंड पे कितनी मशीनरी रह गई और कौन सी वाली रह गई? फर्स्ट तो गई, सेकंड पड़ी है और थर्ड पड़ी है। सेकंड अभी 6 महीने पहले ही खरीदी है और थर्ड अभी 3 महीने पहले ही खरीदी है। ठीक है, मतलब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 मार्च 19 को साल के एंड में यहां पे, तो बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी। सेकंड 50,000 की खरीदी है, 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपए, लेकिन क्योंकि 6 महीने पहले ही खरीदी है तो 5,000 का आधा 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन 6 मंथ का। अब इस पे आ जाओ, 40,000 की खरीदी थी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनता है 4,000 रुपए, लेकिन क्योंकि 3 महीने पहले ही खरीदी है तो 4,000 क्या 3/12 बन जाएगा 1,000 रुपए। तो 3 मंथ्स का ये भी डेप्रिसिएशन 2,500 प्लस 10 3,500 रुपए आपका डेप्रिसिएशन लग गया। अब इन एसेट्स की वैल्यू लिखो, 31/3/19 के दिन बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीनरी तो गई, ऐसे कहो गई का मतलब वो समस्या खत्म, क्योंकि यहां पे जब एरो आया ही नहीं, यहीं पे खत्म हो गया तो गई, क्योंकि बिक गई, उसका प्रॉफिट भी लिख दिया। अब सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी। सेकंड कितने की खरीदी थी? 50,000 की, ये लिखी हुई है। 50 में से कितने कम हुए? 2,500, 47,500 उसके पड़े हुए हैं। और थर्ड वाली के 40 की खरीदी थी, 1,000 कम हुआ है तो 39,000 अभी भी उसके पड़े हुए हैं। तो 47 प्लस 39, 47 और 9 56 और 30 86,500 रुपये आपकी वैल्यू आ गई 2 सालों के बाद। कौन सी मशीनरी की? M2 की और M3 की। ठीक है, तो इसको मैं आगे लेके जाऊंगा बैलेंस को, लेकिन बैलेंस को आगे ले जाने से पहले आपको यहां तक का नोट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां को ही रब करके आगे करने वाला हूं। ठीक है, 2 सालों का आपका काम हो गया। मैं अब थर्ड ईयर पे आ रहा हूं, इस वाले साल पे, फिर फोर्थ पे जाऊंगा। फोर्थ तो देखो कितना आसान है, कोई सेल परचेज ही नहीं है, जो चल रही है बस उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। बात सिर्फ थर्ड ईयर में है अब जो भी है। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने थर्ड ईयर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अब आते हैं थर्ड ईयर पे। सेकंड और थर्ड मशीनरी पे मेरा फोकस है, फर्स्ट जा चुकी। यहां पे वैल्यू 50,000 वाली मशीनरी की, यहां पे 1/4/19 को वैल्यू है 47,500, और जो ये मशीनरी 40 की खरीदी थी उसकी यहां पे वैल्यू 39,000 है। 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा था 3 महीने का, इसके ऊपर 2,500 का डेप्रिसिएशन लगा था 6 महीने का, तो ये वैल्यू आई। अब हम चलते गए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। 1/10 को एक मशीनरी और खरीद ली, कोई बात नहीं, लिख दो टू बैंक मशीनरी नंबर 4। 1/10/19 को टू बैंक मशीनरी नंबर 4 कितने में खरीदी? 60,000 रुपए में। फिर चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए, 1/1/20 आ गया जी। 1/1/20 को क्या किया? 1/1/20 को हमने जो मशीनरी 1/10/18 को खरीदी थी उसको 1/1/20 को 40,000 का बेच दिया। पहली बात तो ये मशीनरी 50,000 की खरीदी थी, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी वैल्यू 47,500 आ गई है। इस साल फिर इसके ऊपर, क्योंकि बिक रही है, पूरे साल का तो लग नहीं सकता डेप्रिसिएशन, अब 9 मंथ का डेप्रिसिएशन पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेच रहे हैं हम इसको।
तो 1/1/20 को बाय डेप्रिसिएशन, कौन सी मशीनरी पे, जो बेच रहे हैं, मतलब सेकंड मशीनरी, कितने महीने का, 9 मंथ्स का, क्योंकि पूरा साल तो रखी ही नहीं, 1/1/20 को बेच रहे हैं, मतलब 1/4/19 से लेके 1/1/20 तक 9 मंथ्स। कितना बनेगा डेप्रिसिएशन? 50,000 की एसेट्स है, 10% रेट है, 9/12 है, 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का 9/12, 3750 रुपए। मैं आपसे पूछता हूं, आज के दिन जो एसेट्स यहां पे 47,500 की है, जो एसेट्स यहां पे 47,500 की है, मतलब इसके 2500 कम हो गए, वो तो हमने कर दिए थे पिछले साल में। अब 19-20 के अंदर इसके ऊपर क्योंकि 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगना बनता है, क्योंकि 1/1/20 को बेच रहे हैं, 1/4/19 के बाद 1/1/20 में 9 महीने आते हैं, हमारा डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 50,000 रुपए के ऊपर 10% इंटू 9/12, मतलब 3750 रुपए। अब बात यह आती है कि यहां पे हमने बेचा कितने में इसको, एसेट्स को, यहां पे उसकी वैल्यू कितनी थी और बेचा कितने में। जो एसेट्स यहां पे 2500 घटाने के बाद 47,500 थी, इसमें से इस पीरियड का 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 3750 रुपए घटाओ, तो 47,500 में से 3750 अगर हम घटा देते हैं तो 43,750 रुपए हमारी एसेट्स की वैल्यू है जिस दिन उसको बेच रहे हैं। 43,750 वाली एसेट्स को हम 40,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें 3750 रुपए का लॉस हो गया। 1/1/2020 को बाय बैंक कितने रुपए का लॉस हो गया हमें? 1/1/2020 को पहले तो हमने 40,000 का बेचा, तो 1/1/2020 को हमें लॉस हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एसपीएल आपको पता ही है, लिखते हैं 3750। कैसे आया? 47,500 में से 3750 का डेप्रिसिएशन घटा दो, एसेट्स की वैल्यू आ गई 43,750। उसको बेचा कितने में? 40,000 रुपए में, तो 3750 का हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। उसके बाद अब हमें नॉर्मल काम करना है, अब हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। 31 मार्च 20 आ गई, देख लो 31 मार्च 20 के दिन हमारा डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 2 ही एसेट्स रह गई हमारी। एक तो सेकंड तो हमारी जा चुकी, फर्स्ट तो पहले ही जा चुकी थी, सेकंड भी जा चुकी। अब थर्ड वाली जो खरीदी ओरिजिनली कितने में थी? 40,000 रुपए में। उस टाइम पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगा था पिछले साल, क्योंकि 1/1/19 को खरीदी थी। अब तो पूरे साल का लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीनरी पे 40,000 रुपए का 10% 4,000 रुपए, और फोर्थ मशीनरी पे जो एसेट्स हमने 60,000 रुपए की खरीदी है, 60,000 रुपए के ऊपर 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन बनता है। लेकिन थर्ड ईयर में हमने जो एसेट्स खरीदी है ये 1/10 को खरीदी है, तो 6 महीने हमारे बनते हैं, क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बनता था? 60,000 का 10% 6,000 रुपए, और क्योंकि 6 महीने बन रहे हैं तो 3,000 रुपए, तो 4 और 3 7,000 रुपए हमारा डेप्रिसिएशन बन गया। और 31/3/20 को बाय बैलेंस सीडी, बिल्कुल आसान है बैलेंस निकालना, तो क्योंकि हम हर एसेट्स को अलग अलग लिखते हैं ना। जो कई बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना ये चीज लिखने की, कि इकट्ठा करके लिख देते हैं, वहां पे गलती होने के चांसेस है। आप हर एसेट्स को अलग अलग करके लिखो। तो आपके पास एसेट्स 39 की थी इस दिन, साल के पहले दिन। 31 मार्च 20 के दिन, मतलब 1/4/19 से 31 मार्च 20 के दिन में 4,000 रुपए कम हो गए, तो मेरी एसेट्स की वैल्यू रह गई 35,000। और जो फोर्थ है वो हमारे पास है 60,000। इस 60 में से कितने कम हुए हैं? 3, तो रह कितनी गई वैल्यू? 57,000। तो 57 और 35, 92,000 मेरी एसेट्स की वैल्यू है। ये हम टोटल करके लिख भी सकते हैं, 146,500, और इधर भी 146,500 आएगा, आप टोटल कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक साल रह गया 20-21 का, वो 20-21 की अकाउंटिंग हम कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल अकाउंटिंग है। तो जो ये वाला है वो एक बारी थर्ड ईयर का एक बारी नोट करें। पहले 2 ईयर का मैं ऑलरेडी करवा के रब कर चुका हूं, हम थर्ड ईयर की पूरी अकाउंटिंग कर चुके हैं, और फोर्थ ईयर की बिल्कुल ईजी है। तो अब लास्ट ईयर की हम बात करते हैं। जो इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 20 का, वो 1/4/20 को, मतलब अगले ही दिन मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। इसकी वैल्यू है यहां पे थर्ड मशीनरी की 35,000 रुपए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पहले ही बिक चुकी है,
ठीक है। और फोर्थ मशीनरी की वैल्यू है 57,000 रुपए। आपको पता है ये ओरिजिनली हमने 40,000 की खरीदी थी, कभी भी खरीदी थी, तो 40,000 रुपए के ऊपर हम क्या करेंगे, 4,000 रुपए हम यहाँ पे 31/3/21 को, क्योंकि इस साल में, अब लास्ट ईयर में, क्योंकि मैंने वो हटा दिया है, लेकिन लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर में अब हमने कोई सेल तो की नहीं है, तो बाय डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा थर्ड मशीनरी पे 4,000 रुपए, क्योंकि 40,000 की खरीदी थी। और फोर्थ के ऊपर हमारे जो 60,000 की मशीनरी खरीदी थी, अब यहां से लेके यहां तक पूरे 12 महीने का 6,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 6 और 4 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन 31/3/21 को बाय बैलेंस शीट। देखो जिस साल में सेल परचेज ना हो ना, वहां पे क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि क्या है, जो बैलेंस है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो थर्ड मशीनरी 35 में से 4 गए 31,000 रुपए, 57 में से 6 गए 51,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82,000 रुपीज। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 92, ये भी 92 और ये भी 92। अब इसको क्या करेंगे हम, अगले साल के पहले दिन बस बैलेंस लिख के छोड़ देंगे, जैसे आप कैश बुक में करते थे या लेजर में करते थे। तो 1/4/21 को ये बैलेंस है हमारा ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, थर्ड मशीनरी का 31,000 रुपए और फोर्थ मशीनरी का 51,000 रुपए, टोटल है 82,000 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, आप ये जो क्वेश्चन करे हैं आपने 4 बातें समझी हैं, 4 अलग अलग जो हमारे कंसेप्ट लेक्चर थे उसकी बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस लेक्चर बीच बीच में से जैसे मैं डालता हूं वो सब थोड़ी प्रैक्टिस करवाने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा। अब बात ये आती है कि मैंने जो आपको 4 लेक्चर करवाया ना, इससे आप अभी ना मतलब ये ना सोचे कि यार ये फोर्थ लेक्चर में तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस डाल दी, सेल परचेज भी बहुत सारी हैं, डेप्रिसिएशन भी बार बार कईयों का लगाना है, तो ये समस्या है। कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, 1-2 जो आपके लेक्चर्स होंगे ना उसके अंदर मैं क्वेश्चन खुद से करवाऊंगा, 1-2 और एग्जाम्पल लेके, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बुक से भी ट्राई करो ना। आपके जो स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस है ना, शायद पहले 8-9 क्वेश्चन बनेंगे आपकी बुक से, जो भी आप बुक यूज करते हैं पहले 8-9 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने वो सारे के सारे करवा दिए हैं, कुछ ना कुछ उसमें से भी अभी डिस्कशन करनी है, वो करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल मेरा काम क्या है, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। आप ट्राई करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट अब लेक्चर होगा ना, वो कंसेप्ट लेक्चर नहीं होगा, वो प्रैक्टिस लेक्चर होगा। उस प्रैक्टिस लेक्चर में मैंने जितना समझाया है ना, उस चीज को रिवीजन भी कर सकते हैं और साथ में हम आगे ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये करेंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चैप्टर थोड़ा सा शुरू में मुश्किल लगता है, बाद में बिल्कुल ईजी हो जाता है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई इस चैप्टर में उसके लिए ईजी ही है, और जिसने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को नहीं पकड़ा ना, फिर उसको कभी भी समझ नहीं आ सकता। ये बात अपने माइंड में रखना। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग साल का लिखा है सारा का सारा।